Hello to all the learners. Welcome to the fourth lecture of Money and Banking Unit of Class 12th Macroeconomics. So हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, सो स्क्रीन पे आपको विजिबल है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक होता क्या है? सो सेंट्रल बैंक एक ऐसा एपेक्स बॉडी है, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, जो सारे कमर्शियल बैंक्स को या मॉनेटरी स्ट्रक्चर को सुपरवाइज करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन हम मार्क करेंगे। Central bank is an apex body, right? So apex is topmost institution that controls, operates, regulates, and directs the entire banking and monetary structure of the country, right? अब यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कराऊंगी और एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी विच मेक्स इट इजियर टू लर्न। ठीक है, सो कंट्रोल्स के लिए सी, ऑपरेट्स के लिए ओ, रेगुलेट्स के लिए आर, डायरेक्ट्स के लिए डी। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्ट्रिक्टली भी यही डेफिनेशन करते हैं तो भी चल जाएगा। वी और लाइक आई प्रेफर टू ऐड एस ओवर हियर, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। सो कॉर्ड्स, ठीक है, सो एस स्टैंड्स फॉर सुपरवाइजर्स, सो रेगुलेट्स, डायरेक्ट्स एंड सुपरवाइजर्स। सो सेंट्रल बैंक एक ऐसा एपेक्स या टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है जो करता क्या है? कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है और सुपरवाइज करता है सारे बैंकिंग और बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को। वो क्यों जरूरी है? सिंपली बिकॉज इतने सारे बैंक्स हैं, कोई गलत तरीके से काम ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है वहां पे, तो उसकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर तरीके से काम हो, रेगुलेशंस के हिसाब से काम हो, अगर कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी होगी या क्या होगा, स्टेप्स क्या लिए जाएंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा, ऑल दैट नीड्स टू बी इन प्लेस। एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव इज द सेंट्रल बैंक। हमारे देश का, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द आरबीआई, राइट। इसके साथ अब यहाँ पे आप एक चीज जरूर नोट करना बच्चों, एक नंबर के लिए। सो आरबीआई दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ये एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जो बच्चे इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट के वाइवा में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट पास इन 1934। तो एक्ट आया था 1934 में और उस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश कब हुआ था आरबीआई? 1 अप्रैल 1935, राइट। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। सो प्रोसीडिंग फर्दर, व्हाट वी हैव इज द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। इसको बच्चों इंपॉर्टेंट करके मार्क करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन, 3 या 4 दोनों लिख देती हूँ, किसी भी तरीके से आ सकता है। आजकल 4 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर के 2 पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, दैट वेज एज वेल। 3 नंबर का एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर फंक्शन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम द वाइवा परस्पेक्टिव दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो अब यहाँ पे आपके पास एक क्लासिफिकेशन चार्ट है। हमें कौन से फंक्शंस पढ़ने? पहले 4, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, जैसे मैंने आपको ऊपर ऐड कराया था, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको खुशी से काट सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले अपने फंक्शन पे, विच इज द करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। अब नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है? नाम से हमें ये पता चल रहा है कि सारी अथॉरिटी जो है करेंसी प्रिंट करने की, नोट छापने की और जारी करने की, वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। अब आरबीआई बोलूंगी, बार बार सेंट्रल बैंक नहीं बोलूंगी। आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो सोल अथॉरिटी, ठीक है, आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, मोनोपोली है इस चीज की, कि वो सारे नोट छापेगा और सर्कुलेट करेगा पूरी कंट्री में, पूरे देश में। अब ऐसा क्यों जरूरी है? ठीक है, इसकी जरूरत क्या पड़ी? सारे बैंक्स अलग अलग क्यों नहीं पैसा प्रिंट कर सकते? वो आसानी रहेगी ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन। ऐसा इसलिए नहीं करते। अगर आप यहाँ पे इस चीज को कनेक्ट करें और समझें, आपने धुरंधर मूवी जरूर देखी होगी, राइट। उसमें वो क्या शो करते हैं कि एक मशीन बाहर से मंगा ली गई या किसी ने ले ली और
उन प्लेट्स को यूज करके हमारे नोट छाप के गलत नोट्स या जाली नोट्स जिनको हम बोलते हैं वो सर्कुलेट कर दिया और उसको टेररिज्म के लिए यूज किया गया, तो कि वो बिल्कुल ही एब्सर्ड चीज है। ठीक। तो एक अकेला अगर आरबीआई प्रिंट कर रहा है, उसके बावजूद ऐसे काम हो सकते हैं, इलीगल काम हो सकते हैं जो कि देश को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब आप सोच के देखो, अगर सारे कमर्शियल बैंक्स प्रिंट करना शुरू कर दें तो उसको, उसकी निगरानी करना, उसको कंट्रोल करना, उसको सुपरवाइज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। और वहां पे गलतियां या गलत काम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो फॉर दैट रीजन जो सोल अथॉरिटी है, पूरा का पूरा चार्ज है प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का, वो किसके पास है? आरबीआई के पास, राइट। सो लेट अस लुक इनटू द डिटेल ऑफ द वेरी फर्स्ट फंक्शन विच इज करेंसी अथॉरिटी और द बैंक ऑफ इशू। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको पॉइंट्स मार्क करा दूंगी द वे वी हैव बीन डूइंग। सो सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी फॉर इशू ऑफ करेंसी इन दी कंट्री। ठीक है, तो इंडिया में आरबीआई के पास सोल राइट है ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। याद रखो चैप्टर 5 में आपको पहले ही बता दिया था, सारे करेंसी नोट्स प्रिंट और सर्कुलेट करता है एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, राइट, विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये आपकी बन गई इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो आप फंक्शन के लिए शुरुआत में लिखेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो प्लीज इसको जरूर मार्क करेंगे, जब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम साथ में ये भी लिखेंगे। सो एडवांटेजेस ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई, कि इसकी जरूरत क्या है। लुक एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी मतलब सारे देश में जो नोट है वो सारे सेम है। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग कमर्शियल बैंक्स अगर कहूँ नोट छाप रहे हैं और उसको जारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कुछ इधर उधर दैट स्लाइट डिफरेंस अगर होगा तो उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। यूनिफॉर्मिटी होना क्यों जरूरी है? ताकि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो। याद करो चैप्टर 5 हमने पढ़ा था, है ना, कि जो लीगल मनी है या मनी है वो जनरली एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपको कोई भी नोट देता है, आपको पता है ये सरकार द्वारा जारी किया हुआ है, सारे नए नोटों की बात करूं, ठीक है, पुराने नोट भी सर्कुलेशन में है, नए नोट भी हैं। हमें सबको पता है कि नए नोट आए तो इस कलर के हैं, इस टाइप के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वी आर यूज टू दैट। पर अगर हर नोट एक थोड़ा थोड़ा अलग अलग किस्म का होगा तो हमें क्या लगेगा? हमारा उस पर ट्रस्ट ही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मिटी क्यों जरूरी है? सो इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ताकि पब्लिक का फेथ हो। इसके साथ बच्चों ये चौथा पॉइंट कंबाइन करेंगे। ठीक है, सो एड दिस फोर्थ पॉइंट ऑफ द बुक विद द फर्स्ट पॉइंट। सो इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन लीडिंग टू, यहीं पे ऐड कर लेना, लीडिंग टू पब्लिक फेथ, ताकि लोगों का, जो देश में लोग हैं उनका विश्वास बना रहे कि हाँ, हम जो पैसा है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल, वहां पे कोई गलती नहीं हो रही, राइट। सो पब्लिक फेथ इन दी करेंसी सिस्टम, सो यू कैन राइट द पॉइंट। ठीक है, तो पहला और चौथा पॉइंट कंबाइन करेंगे, हमारा एक सिंगल पॉइंट बनेगा। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। फिफ्थ चैप्टर याद करो बच्चों, मनी सप्लाई हमने पढ़ा था, C+D+OD, करेंसी सबसे पहले आई थी उसमें। ठीक है, तो जो करेंसी लोगों के हाथ में है, अब यहाँ पे मनी सप्लाई, वो मनी सप्लाई का ऐसा, तो मनी सप्लाई को अगर कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रण करना है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? अगर सारा कंट्रोल आरबीआई के पास है तो उसके लिए कंट्रोल उसको करना आसान हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हालांकि डिटेल में आगे आएगा, बट स्टिल अगर मैं कहूँ कंट्रोल करना, एज इन महंगाई बढ़ रही है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन है, ठीक है, जिसको महंगाई दर बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको कम कैसे किया जाए, प्राइसेस कम कैसे करे जाए? प्राइस कब बढ़ता है? प्राइस तब बढ़ता है, सो प्राइस अगर बढ़ रहा है, सो दिस इंप्लाइज के डिमांड इकोनॉमी में सप्लाई से ज्यादा, है ना। और अगर मैं कहूं अब मेरे को प्राइस को कम करना है, ठीक है, तो प्राइस कम करने के लिए मेरे को क्या कम करना पड़ेगा? मुझे डिमांड को कम करना पड़ेगा। और डिमांड कब कैसे कम होगी? लोगों के हाथ में अगर मैं पैसा कम कर दूं,
लोगों के हाथ में पैसा अगर मैं कम कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस लेवल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। सो इसको हम डिटेल में फिर बात करेंगे इन द लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको जो मैं चीज बता रही हूँ, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि सारा का सारा जो पावर या अथॉरिटी है इन्हीं के पास हो। ठीक है। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ, सेम थिंग फॉर द गवर्नमेंट। इट enables द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट को अगर सेंट्रल बैंक को ही कंट्रोल करना है या उनके साथ ही डील करना, दैट मेक्स इट इजियर। इमेजिन करो सिचुएशन, सारे कमर्शियल बैंक्स या बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स प्रिंट कर रहे हैं, सर्कुलेट करने हैं, तो 100 लोगों को मैनेज करना आसान है या एक को मैनेज करना आसान है? इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल, राइट? सो गवर्नमेंट के लिए इट्स इजियर टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ द नोट्स। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 3 नंबर हमने यहाँ पे अपने पक्के कर लिए। बैंक ऑफ इशू और करेंसी अथॉरिटी एक ही चीज है, दोनों नाम एक ही चीज के लिए हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको मार्क कराई कि कॉइन्स और सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के जो सारे करेंसी नोट्स हैं उसकी सोल अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। वो क्यों जरूरी है उसके लिए हमने 3 पॉइंट्स मार्क करे। सो दिस ऑल विल एंश्योर दैट यू गेट अ 3 on 3। ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द वेरी फर्स्ट फंक्शन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फंक्शन पे। ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रॉम सीबीएसई परस्पेक्टिव ऑल्सो, फ्रॉम अ वाइवा परस्पेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो बैंकर टू गवर्नमेंट, सिंपल सी भाषा में हिंदी में इसको बोलते हैं सरकार का बैंक। तो सरकार का बैंक कैसे आरबीआई? सरकार के बैंक का मतलब क्या है? अगर एग्जाम्पल दूं, जैसे हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, ठीक है, हम कमर्शियल बैंक के पास किस लिए जाते हैं? हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हम उसको अपने अकाउंट में जमा कराते हैं, हम उसको डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वन थिंग। मेरे को अगर बिल्स पे करने हैं तो वो मैं अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ। अनदर थिंग, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को लोन चाहिए, तो मैं बैंक को अप्रोच कर सकती हूँ फॉर टेकिंग अ लोन, राइट? सिमिलरली अब हम कह रहे हैं कि सरकार का बैंक कौन है? सरकार का एक इकलौता बैंक है विच इज योर सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक प्राइमरीली एज अ बैंकर 3 फंक्शन निभाता है सरकार के लिए। पहला, वो सरकार का अकाउंट मेंटेन करता है, करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई करूंगी बच्चों। करंट अकाउंट वो होता है जिसपे इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट मेनली कौन खुलाता है? जैसे बिजनेस फर्म्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, वो पैसा वहां पे रखेंगे ताकि उनको कैश ना हैंडल करना पड़े। सेम थिंग अप्लाइज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है। तो एज अ बैंकर आरबीआई के पास गवर्नमेंट का करंट अकाउंट होता है, और गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी रिसीट्स हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स का पैसा आया या जो भी पेमेंट्स करनी है, सैलरीज पे करनी है लोगों की, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जो भी रिसीट्स और पेमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से होंगी या गवर्नमेंट की होंगी, वो कौन करेगा? गवर्नमेंट का बैंक विच इज आरबीआई, द सेंट्रल बैंक। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए, गवर्नमेंट भी बोरो करती है फॉर वेरियस पर्पसेस, राइट? अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का काम है, एनी ऑफ दैट, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और वो पैसा गवर्नमेंट अगर लोन में ले रही है आरबीआई से, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस कि आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्ट्स एज अ बैंकर। यहाँ 3 चीजें आएंगी, एक एक करके समझाऊंगी। बैंकर मैंने आपको बताया, एजेंट एंड अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये वाला हिस्सा कट कर देना बच्चों। ठीक है। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 370 दिस गोज अवे। सो एज अ बैंकर अब क्या करता है? इट कैरीज आउट, जो नाम में, ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बैंकिंग बिजनेस में क्या 3 चीजें आ जाती हैं बच्चों? ये मार्क करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने जो मैंने अभी डिस्कस किए। पहला पॉइंट, इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेस। ठीक है, करंट अकाउंट रखेंगे। It accepts receipts and make payments for the government and carries out exchange and remittance and other banking operations. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस है या जो भी बैंकिंग ऑपरेशन है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा।
अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हो ना पेपर में इन द सेकेंड पॉइंट, वो भी चलेगा। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स वाला हिस्सा आप रहने दो, जैसे मैंने आपको कहा था ये ज्यादातर ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ना, सेलिंग ट्रेजरी बिल्स, वी कैन लीव दिस राइट। सो एट ट्वेल्थ लेवल इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इतना चलेगा। सो लोन्स एंड एडवांसेस गवर्नमेंट को देता है फॉर टेम्पररी पीरियड्स। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द बैंकर एस्पेक्ट, राइट। अब हम आते हैं एज एन एजेंट। एजेंट की तरह क्या करता है, ठीक है, तो यहां पे देखें, एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब पब्लिक जहां पे वर्ड आ गया मतलब वो सरकार का है। ठीक है, तो पब्लिक यहाँ पे दो नाम बच्चों और लिखूंगी। सो पब्लिक डेट इज अ गवर्नमेंट डेट और नेशनल डेट। ये टर्म आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले यूनिट में भी आएगी, नेशनल डेट वहां पे आता है। ठीक है, तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और नेशनल मतलब गवर्नमेंट देश को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हमने उसको नेशनल डेट बोल दिया। सबका उधार है, ठीक है, जो चुकाएगी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही। सो एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है, मैनेज करता है सरकार के डेट को, सरकार के उधार को, राइट। तो गवर्नमेंट अगर किसी भी पर्पस के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, बिल्स इशू करके या सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इशू करके पैसा ले रही है पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से, सो उसको भी कौन मैनेज करेगा, उसकी वो उसको बेचना, खरीदना, उसका रिकॉर्ड रखना, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो वो सारा का सारा उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, वो दैट इज डन बाय द सेंट्रल बैंक, आरबीआई। ठीक, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, थर्ड थिंग जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, नाम से ही हमें पता चल रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब जो एडवाइस करेगा, सलाह देगा गवर्नमेंट को ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक या मॉनेटरी मैटर्स। एज इन जैसे मैंने अभी इन्फ्लेशन की बात की थी, महंगाई दर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो हमें पता है इन्फ्लेशन अगर होगी तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, एडवर्सली अफेक्ट करेगी इकोनॉमी को, जीडीपी को, वो लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, इसकी सलाह कौन देगा, आरबीआई देगा, राइट। या गवर्नमेंट का डेट बढ़ रहा है, ज्यादा उधार होगा तो उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होंगे, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, तो वो कौन बताएगा, आरबीआई बताएगा, बिकॉज आरबीआई क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। तो ये पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर विद द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई विच इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कंटेंट हमारा इतना अच्छा खासा है कि हमारा एक इकलौता फंक्शन 3 नंबर में आ जाता है। ठीक, तो उसी हिसाब से आपके पास यहाँ पॉइंट्स हैं और आप उसी हिसाब से इसको याद करेंगे। आई होप वी आर क्लियर एंड सॉर्टेड ऑन द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी फंक्शन पे। फॉर टाइम बीइंग आई वोंट टेक अप द फोर्थ फंक्शन, वो बहुत बड़ा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। फिलहाल के लिए तीसरा और आखिरी, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट समझ भी नहीं आता, फिर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो तीसरा फंक्शन हमारा क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फिर से सुपरवाइजर आ गया जो हमने ऊपर लिखा था। अब बैंकर्स बैंक मतलब हम हिंदी में इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, यही मतलब है ना इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं, बैंकर्स बैंक। ठीक है, मतलब जो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी बैंक, उनका उनसे भी बड़ा हो गया ऑब्वियसली, बिकॉज एपेक्स बॉडी है। तो उनके लिए क्या क्या करता है, उनके लिए भी 3 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस कैरी आउट करता है एज अ बैंकिंग फंक्शन की बात कर रही हूँ, और सुपरवाइज तो करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्रॉड चीजें आ गई, तो एक बार इसको जरा ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट हमें डिटेल में समझना होगा। ठीक है, सो डायरेक्टली कम ऑन टू दिस, एज द बैंकर टू बैंक्स, जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक कैसे है, सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज। क्या 3 काम करता है, पहला वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टोडियन का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, अपनी कस्टडी में रखना, कस्टडी में रखना मतलब मैंने अपने पास रखा है संभाल के, सेफ, दैट इज द मीनिंग, राइट। सो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स का मतलब क्या हो गया कि आप याद करो, हमने रिजर्व पढ़ा था
जब हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की बात की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। रिजर्व रखना मैंडेटरी है, और वो मैंडेटरी किसने करा? आरबीआई ने किया। तो जो रिजर्व रखना है, ठीक है। अब जो हमने एलआरआर पढ़ा था, थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगी यहाँ पे, वो बता देती हूँ, हालांकि दैट विल कम अगेन। जो हमने लीगल रिजर्व रेशो पढ़ी थी, उसके दो हिस्से हैं। एक है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, तो ये कैश में रखते हैं। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसमें बाद में आऊंगी। कैश रिजर्व रेशो, राइट, तो ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड। टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा, वो परसेंटेज जो कैश में रखी जाएगी सारे बैंकों द्वारा सेंट्रल बैंक के पास, ठीक। तो मैंने अगर सेंट्रल बैंक के पास कैश में अपना रिजर्व रखा है, तो सेंट्रल बैंक उसको संभाल के रख रहा है ना, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, ठीक। तो पहले ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं बिफोर वी मूव नेक्स्ट। तो यहाँ पे पढ़ो और मार्क करो, कमर्शियल बैंक्स are required to keep a certain proportion of their deposits known as cash reserve ratio और CRR, जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बताई थी, ठीक है, with the central bank। ये जरूरी है, मैंडेटरी है। In this way central bank acts as a custodian of cash reserves of commercial banks, ठीक है। I hope we are clear with this point, right? Okay। सो ये हमारा पहला पॉइंट था बच्चों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। सो लुक ओवर हियर। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट बैंकिंग ऑपरेशन जो ये बैंकों के लिए कर रहा है, वो क्या आ गया? लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब आखिरी जरिया। तो बैंकों को, अगर एक बैंक को पैसा चाहिए तो वो दूसरे बैंक से भी ले सकता है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, ठीक है। आपस में बैंक एक दूसरे को लोन देते हैं, राइट, वो अरेंजमेंट होता है। बट अगर मैं कहूं एक बैंक जिसको पैसे की जरूरत है, लोन चाहिए, और उसको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा, तो उसको कौन लोन देगा? एंड में लास्ट रिजॉर्ट की तरह आरबीआई लोन देगा, ठीक है। तो ये वही चीज है, पॉइंट पढ़ो एक बार। व्हेन कमर्शियल बैंक्स फेल टू मीट their financial requirements from other sources, they approach the central bank to give loans and advances as lender of the last resort। यहां तक मार्क कर लेना। You can leave this portion out again, the accounting part of it, discounting of approved securities and bills of exchange, ये हिस्सा छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका पकड़ेंगे। कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो हम आरबीआई के पास जाके पैसा ले लेंगे। बैंकों की बात कर रही हूं, अपनी नहीं, राइट। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ, क्लियरिंग हाउस। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रिलेटिवली नहीं है, तो ध्यान से सुनना। अब मैं, याद करो हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में थर्ड लेक्चर में हमने जब पढ़ा था, एक्स ने वाई को पेमेंट करनी है, ठीक है। एक्स ने एसबीआई का चेक जो है वाई को दिया, और इस बंदे का अकाउंट है एचडीएफसी में। तब भी मैंने आपको बताया था कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने एसबीआई का चेक इसको वाई को दिया तो वो बेचारा जाके एसबीआई में अकाउंट खुलाएगा और वहां पे चेक अपना डिपॉजिट करेगा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो एसबीआई का चेक एचडीएफसी में डाला। ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी? एसबीआई में से 800 रुपए वाला जो लोन की, अगर आपको अमाउंट याद हो, 800 रुपए निकले थे और एचडीएफसी में जमा हो गए थे। तो ये क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज इंटर बैंक क्लियरिंग। एक बैंक में से डेबिट होगा, तो एसबीआई में से पैसा निकला तो ये मेरी क्या है? डेबिट एंट्री। एचडीएफसी में पैसा जमा हो गया तो ये मेरा क्या है? क्रेडिट एंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? अब ये तो एक ट्रांजैक्शन है, ऐसी मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे हो रही होंगी। तो इन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कैसे करेंगे? हर बैंक की डीलिंग बहुत सारे बैंकों के साथ है, राइट। तो ये ट्रांजैक्शंस इजी हो जाती हैं। इसको फैसिलिटेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। क्यों? सिंपली बिकॉज, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। हर कमर्शियल बैंक का एक अकाउंट होता है सेंट्रल बैंक के पास, जिसमें वो रिजर्व्स भी मेंटेन कर रहा है। एंड इट बिकम्स इजी फॉर द सेंट्रल बैंक, बाय द एंड ऑफ द डे जो कमर्शियल बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बता देते हैं कि हमारी इतनी डेबिट और जो भी क्रेडिट एंट्रीज हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉट एवर बैंक्स, वो बता दी जाती हैं और वो क्लियर हो जाती हैं बैंकों के बीच में, ठीक है। और वो क्लियरिंग करता कौन है? आरबीआई, ठीक। तो with this understanding, let us read the point. Clearing house. As central bank holds cash reserves of all the commercial banks, ठीक है।
it becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. All commercial banks have their accounts with the central bank, right? Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other by making debit and credit entries in their accounts. यही चीज मैंने आपको समझाई. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस क्लियरिंग हाउस फंक्शन. ठीक है, तुमने 3 पॉइंट्स पढ़े जो बैंकिंग बिजनेस में आ रहे हैं. पहला, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, राइट, तुमने वहां पे सीआरआर का मेंशन किया. दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. एंड द थर्ड वन इज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन. ठीक है. So with this understanding, let us move to the last bit of today's class, सुपरवाइजर वाला रोल, राइट. तो सुपरवाइज कैसे करेगा? जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा, बैंक्स फ्रॉड तो नहीं कर रहे, बैंकों के पास सबका पैसा पड़ा है, बैंक पैसा लेके भाग जाए फिर, ठीक है, तो कौन देखेगा? तो ये सारी चीजें, बैंक शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, परमिशन नहीं मिली तो आप नहीं कर सकते. कोई भी फ्रॉड होगा, कोई भी गलत चीज होगी, पेनल्टी लगाई जाएगी. रूटीन ट्रांजैक्शन जो भी उनकी वर्किंग है उसकी इंस्पेक्शन होगी, वो जरूरी है, राइट. ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर द सुपरवाइजरी रोल. ठीक है, तो पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार एंड देन यू कैन मार्क. सो एज अ सुपरवाइजर, सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द कमर्शियल बैंक्स, राइट. द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू देयर लाइसेंसिंग. शुरुआत ही लाइसेंस से हुई, नहीं तो बैंक अपना एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. ब्रांच एक्सपेंशन, तो आपको पता है जैसे जैसे एरिया डेवलप होता है वहां पे ब्रांच भी आ जाती है, बैंक भी खुलेगा, ब्रांचेस और जगहों पे जाएंगी. सो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें आरबीआई से अप्रूवल चाहिए, राइट. लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेजमेंट, मर्जिंग, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा. तो हमारे असेट्स की लिक्विडिटी, अगर हमने असेट्स बेचने हैं, मैनेजमेंट, मर्जिंग और वाइंडिंग अप, अगर बैंक क्लोजर हम कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो या अगर कोई बैंक बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहा है, तो कई बार आरबीआई ये करता है कि उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, उसको मर्ज करा दिया जाएगा, या उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द मर्जर्स आई कैन रिकॉल इज देना बैंक गेटिंग मर्ज इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, तो हम जाके अपनी पासबुक में यहाँ पे अपडेट करा लेते हैं कि हमारा सो एंड सो अकाउंट या हमारा जो आईएफएससी कोड होता है वो चेंज हो जाता है. तो ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं, ये कौन करता है? आरबीआई. लास्ट बिट, द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स एंड द रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम. ठीक है, तो इंस्पेक्शन होती है बैंक्स की, और जो उनके रिटर्न्स फाइल होते हैं हर साल, वो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, राइट. सो दिस वाज द सुपरवाइजरी रोल which is carried out by the central bank for all the commercial banks. तो बच्चों, आज हमने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस करे सेंट्रल बैंक के. सो उसको याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, कॉर्ड्स याद रखना. So you will be done and sorted for the first 3 functions of the central bank: bank of issue or currency authority, banker to government, bankers bank and supervisor. ठीक है, so I will meet you in the next lecture, which will be covering the 4th function of the RBI, controller of credit and money supply, right? So till then, keep studying and work hard. Thank you.